हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो हम जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी देख रहे थे, जिसमें हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने जो आपको सामने चित्र दिखाई दे रहा है उसका वर्णन किया था। हमने ये जानने का प्रयास किया था कि अर्नेस्ट रेनन राष्ट्र क्या है, ठीक है। और हमने जो है फ्रांसीसी क्रांति पे विचार किया था, है ना। और जो है हम जो है आज जो है हम ये देखेंगे कि किस प्रकार यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो निर्माण किस प्रकार हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। देखिए, अगर आप जो है मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे में देखेंगे तो आप वैसे राष्ट्र जो है राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। तब वे क्या हुआ करते थे? वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनोज में जो है बटे हुए थे, ठीक है। और जिसके शासकों की स्वायत्त क्षेत्र थे, अपने क्षेत्र, जिसमें उनकी जो है अपनी स्वायत्तता थी। पूर्वी और मध्य यूरोप में क्या था? निरंकुश राजतंत्रों के ये अधीन थे। और क्या था? और इन इलाकों में ना तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान और जो है किसी समान संस्कृति की भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे क्या करते थे? अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य जो है कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्पस के टिराल, ऑस्ट्रिया और जो है सुडेनटेलैंड, है ना, और जैसे इलाके के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे ना इटली भाषी, यानी कि इटालियन बोलते हैं वहाँ पे, तो इटालियन भाषा प्रांत भी जो है वो शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। देखिए किस प्रकार जो है विभिन्नताएं थी, ठीक है। गालिशिया में कुलीन वर्ग पोलिश जो है भाषा बोलता था। और इस प्रभावशाली समूह के अलावा ना हैब्सबर्ग साम्राज्य जो है इसकी सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। मतलब ये जो होते थे अपने ऊपर वालों के अधीन रहते थे। अब जैसे देखिए, उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्निओला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट, पूर्व की तरफ जो है ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग, ठीक है। ऐसा जो होता था ना वो राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। और इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व जो था ना, केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आइए थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1797 की बात अगर मैं करूँ तो नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था, यानी कि नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई थी। 1814-15 में नेपोलियन का खात्मा यानी कि पतन हुआ था और वियना शांति संधि हुई थी। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ था। 1848 में फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों, किसानों की बगावत, मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधात्मक जो है सरकार का गठन की मांग करता है, ठीक है। 1859 से 1870 में जो है इटली का एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1866 से 1871। 1905 में जो है हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में जो है स्लाव राष्ट्रवाद को मजबूत होता है। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा कुलीन और नया मध्य वर्ग, ठीक है। देखिए, सामाजिक और राजनीतिक रूप से ना जमीन का मालिक जो है कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। उस समय जो जितने ज़्यादा जिसके पास जमीन है वो कुलीन माना जाता था। और इस वर्ग के सदस्य जो है एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय जो है विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए जो है उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। और उनके परिवार जो होते थे अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में
जुड़े होते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग जो है ना होता था ना, संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि एट प्रेजेंट टाइम अगर आपने भारत की स्थिति देखी है तो क्या है, कितने परसेंट लोग अमीर हैं? मुश्किल से 1 से 2%, बाकी सब क्या है, औसत में है या फिर गरीब है। तो इसी प्रकार जो है फ्रांस में भी था। ठीक है, तो जनसंख्या के अधिकांश लोग क्या थे, किसान थे, आज भी हैं। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में जो है भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी और जिस पर भूदास खेती करते थे, भूमि के जो दास हुआ करते थे। तो पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से क्या हुआ कि शहरों के विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे खेती हो रही है वहाँ पे कुछ उपजा रहे हैं हम, तो वहाँ पे मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी ही भाई। हम उपज जहाँ कर रहे हैं तो हमें जो है वो एक प्रॉपर मार्केट चाहिए, मार्केट मिलेगा तभी तो हम जो है अपना जो उत्पादन करेंगे कृषि जो है उत्पाद का, तो वो हमें मार्केट में ही बेचना है। तो हम उस जो है इसकी वृद्धि से क्या हुआ, शहरों का विकास हुआ। शहरों का विकास कैसे हुआ, जब वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो जिनका अस्तित्व जो है बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। अब भाई बाजार का अस्तित्व कैसे टिका रहेगा, जितनी ज़्यादा उत्पादन की मात्रा उतना अच्छा बाजार चलेगा, उत्पादन नहीं होगा तो बाजार खत्म, यही चीज़ है। तो इंग्लैंड में औद्योगिकरण जो था वो 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्से में ये जो है 19वीं शताब्दी के दौरान ही जो है आरंभ हुआ। ठीक है, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, नए सामाजिक समूह जो है वो अस्तित्व में आए, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के। ठीक है, जो उद्योगपतियों, व्यापारियों, सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। पहले तो कृषक वर्ग था और जो है मध्य वर्ग का उदय कैसे हुआ, जब मार्केटाइजेशन हुआ तो उद्योगपतियों के रूप में लोग उभरे, व्यापारियों के रूप में लोग उभरे, सेवा क्षेत्र में लोग जो है उभरे। ठीक है, तो मध्य और पूर्वी यूरोप में ना ये जो समूह थे इनका आकार जो था 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद जो है शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही जो है राष्ट्रीय एकता के विचार जो है लोकप्रिय हुए। अब बात करते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे उस समय। देखिए, यूरोप में ना 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में क्या हुआ था कि राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार जो है उदारवाद से करीब जुड़े थे। उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, यानी कि लैटिन भाषा जो है वो लिबर्स पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है क्या, आज़ाद। तो नए मध्य वर्ग के लिए क्या होता था उदारवाद का मतलब, व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, जो कि हमारे भारत का आर्टिकल 14 कहता भी है कि इस विधि के समक्ष समानता एंड विधि के समक्ष संरक्षण। ठीक है, तो राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, यानी कि अब यहाँ बात हो रही है, देखिए, लोकतंत्र की। सरकार कैसे बनी हो, सबकी सहमति से बनी हो। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद से जो है उदारवाद निरंकुश शासक और जो है पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति जो थी संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर थी। ठीक है, और 19वीं सदी के उदारवादी जो थे ना वो निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद ये करें कि जो हमने फ्रांस की क्रांति जब देखी थी तो क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक जो है प्रयोग था, और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल किसके पास हुआ करता था, संपत्तिवान पुरुषों को ही जो है जो हासिल था। और जिनके पास संपत्ति नहीं होती थी, यानी कि संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी महिलाओं, चाहे जो भी महिलाओं हैं, महिलाओं को तो बिल्कुल वोटिंग का अधिकार था ही नहीं। ठीक है, तो सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन जो है के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता जो है पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने जो है महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें जो है पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। ये बहुत गलत, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब आपके देश का नेतृत्व
आधी जनसंख्या महिला है तो क्यों महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था। बहुत संकीर्ण, मतलब मैं ये कह रही हूँ बहुत रूढ़िवादी मानसिकता वाले थे, ठीक है, ये नेपोलियन। तो संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। एज यूजुअल बात है भाई, हमें जो है मताधिकार का अधिकार नहीं मिलेगा तो आंदोलन तो होना लाजमी है। जब आप असमानता फैलाएंगे तो आंदोलन तो होगा ही होगा। आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ, उदारवाद जो थे, बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था, ठीक है। और 19वीं सदी के दौरान ना उभरते हुए मध्य वर्गों की जो है एक जबरदस्त मांग ये थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषिक इलाकों का उदाहरण लें। देखिए, नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से ना अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। क्या बना, महासंघ बना। और इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग, ध्यान रखेंगे, हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। और क्या होता था कि हर बार जो है उसे 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। अब भाई हम टैक्स ही सारा भर देंगे तो हम फायदा कहाँ से कमाएंगे। तो शुल्क अक्सर वस्तुओं के वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तोल की व्यवस्था थी तो इस हिसाब लगाने से समय लगता था। मसलन क्या होता था कि कपड़ों को नापने का पैमाना जो था एले था। क्या था, एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। और अगर एक एल कपड़ा जो है फ्रैंकफर्ट में खरीदा तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। मेंस में जो है वो 55.1 सेंटीमीटर, और न्यूरेमबर्ग में जो है 65.6 सेंटीमीटर, और फ्राइबर्ग में जो है 53.5 सेंटीमीटर। तो ये जो है वेरिएशन था। नए वाणिज्यिक वर्ग जो है ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए, एज यूजुअल बात है, हर जगह जब मानक उसके अलग होंगे तो दिक्कत तो होगी ही होगी और इसका विरोध होगा ही होगा। तो इस चीज को बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी के आवागमन जो हो वो बाधा रहित हो, कोई भी बाधा उसमें ना हो। तो 1834 में क्या हुआ कि प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ, यानी कि एक शुल्क संघ जॉल वेराइन, ध्यान रखेंगे, जॉल वेराइन स्थापित किया गया और जिसमें जो है अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। और इस संघ ने ना क्या किया कि शुल्क अवरोधों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो भी शुल्क में अवरोध आ रहे थे वो समाप्त कर दिए और मुद्राओं की संख्या जो है 2 कर दी, ठीक है, जो उससे पहले 30 के ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जो है जाल ने गतिशीलता बढ़ाई, ठीक है, रेलवे का जाल बढ़ाया गया, आवागमन ताकि सही से हो गए, सामान का आवागमन जो है प्रॉपर तरीके से हो सके। तो आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया और उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं। राष्ट्रवादी भावना जाहिर सी बात है कि जब हम सब चीज के लिए मानक में जो मानक के लिए विरोध कर रहे हैं, ठीक है, कि हर जगह जो है एक समान मानक हो, तो एकता की भावना जागृत हो रही थी, राष्ट्रवादी भावनाओं को जो है जागरण हो रहा था। तो राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने और ज्यादा मजबूत बनाया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए थोड़ा सा बॉक्स की चीजें देख लेते हैं। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम जो है वो राष्ट्र को निर्मित करने में मदद कर सकते हैं। तो बात करूंगी मैं जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय, ठीक है, तो इसमें जो है अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइड्रिक लिस्ट ने जो है 1834 में लिखा है। क्या लिखा है हम भी देखते हैं। जॉल्वे राइन का लक्ष्य जो था वो जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना था। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा उतना ही आंतरिक उत्पादकता को भी बढ़ाकर बनाएगा। उसे प्रांतीय हितों को जो है आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग ये समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न करने का एकमात्र जरिया है। बात करते हैं हम 1815 में जो है 15 के बाद जो है एक नया रूढ़िवाद
रूढ़िवाद क्या होता है भाई, ये भी, इसको भी आप लोग जान लीजिए। रूढ़िवाद जो है, ये जो है ना एक ऐसा व्यवहार है, मतलब आप समझ लीजिए कि एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का जो है अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के आधार पे नहीं करता, केवल आस्था के आधार पे करता है। यानी कि ये जो है सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का क्या है, समुच्चय है। यानी कि ये जो होता है ना, ये चिरकाल में प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान को बढ़ाता है। तो ये जो विचारधारा है, नए और बिना आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को अपनाने की बजाय क्या करता है, पुराने और आजमाए हुए विचारों संस्थाओं को कायम रखने का समर्थन करता है। बात करेंगे 1815 की, तो 1815 में नेपोलियन की हार हुई। आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें जो थी ना, रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़िवादी ये मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जो थी, जैसे राजतंत्र, चर्च हो गया, ठीक है, सामाजिक ऊंच नीची, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी जो होते थे ना, अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था। नेपोलियन द्वारा जो शुरू किए गए परिवर्तन थे ना, इससे भी उन्होंने ये जान लिया कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। अब वह राज्य को जो है ताकत मिलती उससे, तो वो ताकत ज़्यादातर जो है कारगर और मजबूत बना सकता था। तो एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति जो थी ना, वो यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों की शक्ति प्रदान करते हैं। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसी जितनी भी यूरोपीय शक्ति थी, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया, ये सारे जो हैं प्रतिनिधि के रूप में यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। कहाँ मिले? वियना में मिले। और इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने की। और इसमें प्रतिनिधियों ने जो है 1815 में वियना संधि, जिसे कि ट्रिटी ऑफ वियना के नाम से भी जानते हैं, वियना संधि तैयार की। जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य ये था कि उन कई सारे बदलाव खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ना हटाए गए बुर्बो वंश को जो है सत्ता में बहाल किया गया, और फ्रांस ने जो है उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा जो है उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। और फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए, ताकि क्या हो, ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। तो इसका फल क्या हुआ, यानी कि उत्तर में जो है, देखिए यहाँ रूढ़िवाद का मतलब दिया भी हुआ है, ये भी आप देख लीजिए। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। तो उत्तर में नीदरलैंड का जो है राज्य स्थापित किया, जिसमें क्या था, बेल्जियम शामिल था। और दक्षिण में पीडमोंट में जो है जेनेवा जोड़ दिया गया। प्रशा को जो है उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को क्या किया गया, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का जो है नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था ना, उसे बरकरार रखा गया। ठीक है, सारी डिमेरिट्स उसकी हटा दी गई, लेकिन जो थोड़ा बहुत मेरिट्स थी वो सारी रखी गई नेपोलियन की। पूर्व में क्या हुआ, पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। और इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या था, उन राजतंत्रों की बहाली करना था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, हटा दिया था। और साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं थी ना, वे निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी, और उन्होंने जो है उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। तो ज़्यादातर सरकारों ने क्या किया, सेंसरशिप के नए नियम बनाए, ठीक है, जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों
गीतों में व्यक्त जो है उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे जो है फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति जो थी उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी, और नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक जो थे उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो गाइस अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्रांतिकारी के बारे में। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, और वीडियो को गाइस शेयर कर दिया करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।